श्री भगवान दास तोदी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट सेकंड का जो बॉटनी का आपका पेपर है, सेकंड पेपर के रूप में आप लोगों को देखने को मिलेगा प्लांट फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के विषय में। जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, अपन ने प्लांट वाटर रिलेशन के बारे में बातें की थी, जिसमें आप लोगों ने देखा है, अपन ने कहा है कि बाहर से प्लांट के अंदर की तरफ या प्लांट के अंदर से बाहर की तरफ या प्लांट की एक सेल से दूसरे सेल के अंदर अणु और आयन का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। और ये ट्रांसपोर्टेशन आप लोगों ने देखा कि कुछ फिजिकल एक्टिविटीज के कारण से अपने को देखने को मिलता है। इन फिजिकल एक्टिविटीज में आप लोगों ने जाना है, अपन ने इम्बाइबेशन के बारे में पढ़ा है, अपन ने डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा है, और इसी वीडियो को अपन आगे बढ़ाकर आप लोग देखेंगे ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ेंगे अपन लोग। ऑस्मोसिस या परासरण। तो आप लोग देखेंगे कि ऑस्मोसिस जो है इसकी खोज की गई है नोलेट के द्वारा। डेफिनेशन के तौर पर आप लोग देखें तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अपन कहते हैं कि विलायक के जो अणु होते हैं वो अर्ध पारगम्य झिल्ली में से अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर ट्रांसपोर्ट होते हैं। इस प्रोसेस को आपने क्या नाम दिया हुआ है? ऑस्मोसिस नाम जो है वो दिया हुआ है। अब ये अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या होती है? आप लोग बात करें परमिएबिलिटी या पारगम्यता की, पारगम्यता या परमिएबिलिटी की अपन बात करें तो आप लोग देखेंगे कि आपको मोस्टली 3 प्रकार की मेम्ब्रेन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। फर्स्ट नंबर परमिएबल मेम्ब्रेन, सेकंड नंबर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और थर्ड नंबर सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। अपन बात करें परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको अपन कहते हैं पारगम्य झिल्ली, ये ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो कि विलेय और विलायक दोनों के अणुओं को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है, जैसा कि आप लोग सेल वॉल के अंदर आप लोग पढ़ते हैं। फिर अपन कहें सेमी परमिएबल अर्ध पारगम्य झिल्ली, ये ऐसी मेम्ब्रेन है जो कि विलायक के अणुओं को तो ट्रांसपोर्ट करेगी लेकिन विलेय के अणुओं को ट्रांसपोर्ट नहीं करती है, जिसमें आप लोग पढ़ते हैं कुछ आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन इसमें शामिल होती है, जैसे कि सेफ्लॉन मेम्ब्रेन होती है या एनिमल ब्लेडर जो होता है वो इस मेम्ब्रेन में आपको शामिल देखने को मिलेगा। और यही सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अपन कहां पर काम में ले रहे हैं? ऑस्मोसिस के अंदर काम में ले रहे हैं। फिर आप कहेंगे सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, यहां पर आप लोग देखेंगे विलायक के अणुओं के साथ में कुछ चयनित विलेय के अणु जो हैं उनको भी ट्रांसपोर्ट करने का काम किया जा रहा है। तो ऐसी मेम्ब्रेन को अपन क्या कह रहे हैं? सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। ये सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन आप लोग पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो एक प्रकार की चयनात्मक पारगम्य झिल्ली की तरह काम करती है। तो परमिएबिलिटी के आधार पर ये प्रकार की मेम्ब्रेन जो है आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ऑस्मोसिस की अपनी बातें चल रही थी, तो ऑस्मोसिस की आप लोगों ने डेफिनेशन देखी है। दूसरा आप लोग देखेंगे कि जो ऑस्मोसिस होती है इसको मेजरमेंट करने की जो इकाई होती है वो क्या होती है आप लोगों की? इसको अपन बोलते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में इसको मेजरमेंट किया जाता है। फिर आप लोग देखेंगे कि ऑस्मोसिस जो होता है इसको नापने का जो यंत्र होता है उसको अपन क्या कहते हैं? ऑस्मोस्कोप या ऑस्मोमीटर। ऑस्मोसिस को मापने का यंत्र ऑस्मोस्कोप या ऑस्मोमीटर। अपन लेबोरेटरी के अंदर मोस्टली जो ये इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं उसको अपन क्या कहते हैं? पेफर्स का ऑस्मोमीटर, या दूसरा आप काम में लेते हैं पोटैटो ऑस्मोमीटर। ये आप लोग लेबोरेटरी के अंदर आर्टिफिशियल तौर पर ऑस्मोसिस जो है उसको देखने के लिए काम में लेते हैं। बात करें अपन पेफर्स का ऑस्मोमीटर कैसा होगा, तो आप लोग देखेंगे कि इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या है? एक बेलनाकार जो है पोर्सेलिन का बना हुआ एक बेलनाकार पात्र होता है। इस बेलनाकार पात्र पर जगह जगह पर छिद्र होते हैं, तो इन छिद्र को
कवर करने का जो काम किया जाता है, कॉपर फेरोसाइनाइड की मेम्ब्रेन जो होती है वो इसके चारों तरफ लगी हुई होती है और इस बेलनाकार पात्र में भरा हुआ होता है आपका अज्ञात विलयन, जिसका आपको ओस्मोसिस जो है वो ज्ञात करना है। और यहां पर अपन क्या कर देते हैं, एक पारे की नली के द्वारा अपन इसको किससे जोड़ देंगे, मैनोमीटर के साथ में इसको जोड़ दिया जाता है। ये आपका मैनोमीटर, और यहां पर भर दिया आपने सिंपल वाटर। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट आपको कहां पर देखने को मिलता है, पेफर्स ओस्मोमीटर में आप लोगों को देखने को मिलेगा, जहां पर बेलनाकार जो पात्र है वो पोर्सेलिन का है, छिद्र युक्त है। इस पर किसकी मेम्ब्रेन पाई जा रही है, कॉपर फेरोसाइनाइड की मेम्ब्रेन पाई जा रही है। जिस भी विलयन का आपको ओपी ज्ञात करना है उसको अपन क्या कर देंगे, इस पात्र के अंदर ले लेते हैं। बात करें पोटैटो ओस्मोमीटर, तो आप लोग यहां पर देखेंगे कि यहां पर क्या किया जाता है, पोटैटो जो है वो काम में लिए जाते हैं, उनकी झिल्ली हटाकर उनके अंदर एक कैविटी का फॉर्मेशन कर लिया जाता है और फिर उनके अंदर आप लोग जो जिस भी सॉल्यूशन का आपको ओस्मोसिस ज्ञात करना है उसको लेते हैं और सेम इसी तरह से सिंपल वाटर में या फिर आप किसी विलियन के अंदर उसको रखकर उसकी ओस्मोसिस जो है वो मेजरमेंट करते हैं। यहीं पर आप लोग देखेंगे कि आपका जो ओस्मोसिस होता है वो मोस्टली दो प्रकार का होता है। कौन सा, एंडो ओस्मोसिस और दूसरा है आपका एक्जो ओस्मोसिस, अंतः परासरण और बहिपरासरण। अब एंडो ओस्मोसिस किसे कहेंगे, तो आप लोग देखेंगे कि जब अपन कोशिका को यहां पर आप लोग देखेंगे कि कोशिका के अंदर जो मटेरियल जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है और ट्रांसपोर्ट होने के कारण से क्या होगा, कोशिका का जो आयतन है वो आयतन बढ़ जाएगा। तो इस घटना को अपन क्या कहेंगे, एंडो ओस्मोसिस। वही दूसरी बात करें एक्जो ओस्मोसिस, यहां पर आप लोग देखेंगे कि मटेरियल जो है वो कोशिका के अंदर से बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट होगा, जिसके कारण से कोशिका जो है वो श्रिंक हो जाएगी। इस घटना को अपन क्या कहेंगे, एक्जो ओस्मोसिस। तो एंडो ओस्मोसिस की घटना आप लोगों ने देखी है, किशमिश को अपन जब पानी के अंदर रखते हैं तो उसका जो आकार जो है वो बढ़ जाता है, फूल जाती है। वो घटना कौन सी है, आपकी एंडो ओस्मोसिस की घटना के रूप में आप लोगों को देखने को मिलती है। वही बात करें आप एक्जो ओस्मोसिस, तो आरबीसी की जो सेल्स होती है उनको आप नमक के घोल में रखें तो वो श्रिंक हो जाती है। ये घटना आप लोगों की किस रूप में देखने को मिलेगी, एक्जो ओस्मोसिस के रूप में देखने को मिलेगी। कैसे होता है एंडो ओस्मोसिस और एक्जो ओस्मोसिस, थोड़ा सा अपन इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। ये है आपका, और यहां पर अपन ने लगा दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इस साइड में वाटर मॉलिक्यूल्स है और इस साइड में कम वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अब जैसा कि आपकी डेफिनेशन है, आप क्या कहेंगे, जल जो है परासरण की क्रिया के द्वारा अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करेगा। ये ट्रांसपोर्टेशन आप लोगों को देखने को मिल रहा है। यहीं पर आपने डाल दिया सुगर मॉलिक्यूल्स, अब आपको जो ट्रांसपोर्टेशन है वो किस साइड में देखने को मिलेगा, इस साइड की तुलना में आपको ट्रांसपोर्टेशन इस साइड में देखने को मिल रहा है। क्यों, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि यहां पर फ्री वाटर मॉलिक्यूल जो है वो कम है, क्योंकि शुगर मॉलिक्यूल्स जो है वो ज्यादा मिल गए। तो यहां पर क्या हुआ, विलियन का फॉर्मेशन हो गया। यहां पर शुगर मॉलिक्यूल जो है वो कम है, तो फ्री वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा होने के कारण से आपको ट्रांसपोर्टेशन जो है इस तरह से देखने को मिल रहा है। यही बात आप लोग समझेंगे, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है 3 प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं आपके, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, एक होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और एक होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन जिसको अपन बोलते हैं समपरासरी विलयन, यानी कि ऐसा विलयन होता है जिसमें कोशिका के अंदर की सांद्रता
और बाहरी विलयन की सांद्रता एक समान होती है, और एक समान सांद्रता होने के कारण से अणु या जो आयन होते हैं वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाते हैं। ऐसी घटना को अपन क्या कह रहे हैं? समपराश्री या आइसोटोनिक सॉल्यूशन। फिर आप देख रहे हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यानी कि अपन इसको क्या कहेंगे? अल्पपराश्री विलयन। यहां पर आप लोग देखेंगे कि कोशिका के अंदर की सांद्रता तो अधिक होगी, लेकिन जो बाहरी विलयन है उसकी सांद्रता कम आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये कैसा विलयन हो गया? हाइपोटोनिक यानी कि अल्पपराश्री विलयन। और यहां पर क्या होगा? सेम यही बात हो गई। तो यहां पर मॉलिक्यूल जो है वो बाहर से अंदर की तरफ मूवमेंट करेंगे, यानी कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हमेशा आपको क्या देखने को मिलेगा? एंडो ऑस्मोसिस की घटना जो है वो देखने को मिलेगी। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। वही बात करें अपन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन अतिपराश्री विलयन, तो यहां पर आप लोग देखेंगे कि कोशिका के अंदर की सांद्रता तो कम है जबकि बाहरी विलयन की सांद्रता अधिक है। तो यहां पर क्या होगा? मॉलिक्यूल जो है वो अंदर से बाहर की तरफ मूवमेंट होगा, यानी कि यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा एक जो ऑस्मोसिस जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये सारा का सारा आपका ऑस्मोसिस से रिलेटेड है। ऑस्मोसिस किसको कहेंगे? कितने टाइप का होगा? किसके द्वारा इसकी खोज की गई है? किस तरह से इसको मेजरमेंट किया जाता है? कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा अपन इसको मेजरमेंट करेंगे? ये ऑस्मोसिस के बारे में हो गया। इसी ऑस्मोसिस से रिलेटेड प्लांट वाटर रिलेशन में आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे कि अपन ने पढ़ा था कि डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा था। तो डिफ्यूजन के लिए एक शब्द आया था वहां पर डीपी, डिफ्यूजन प्रेशर। उसी तरह से ऑस्मोसिस से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा ओपी, जिसको अपन क्या बोलेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? कैसे अपन इसको डिफाइन करेंगे? तो आप लोगों ने कहा है कि विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली में से अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन कर रहे हैं। तो ओपी एक ऐसा प्रेशर है जो कि विलायक के अणुओं को अर्धपारगम्य झिल्ली में से विलयन में प्रवेश करने से रोकने का काम करता है। ऐसे प्रेशर को अपन क्या कह रहे हैं? ओपी या ऑस्मोटिक प्रेशर के नाम से जानते हैं। आप लोग देखेंगे कि ओपी जो होता है, ये आपको ओपी का जो मान होता है आप देखेंगे कि रात के टाइम पर तो कम होता है, जबकि दिन के समय में अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि प्लांट की जो सेल्स होती हैं उनमें ट्रांसपायरेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होगी, जिसके कारण से ओपी का मान जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि ओपी का मान रात में कम होता है और दिन में आप लोगों को अधिक जो है वो देखने को मिलेगा। दूसरा सेंटेंस आप लोगों को ध्यान में रखना है कि आपका जो शुद्ध विलायक होता है, शुद्ध विलायक का जो ओपी होता है वो सर्वाधिक होता है। शुद्ध विलायक का ओपी सर्वाधिक होता है। फिर नेक्स्ट एक बात और ध्यान में रखनी है कि ओपी का जो मान है आप देखेंगे कि प्लांट की जो लीव्स है उसमें तो अधिक है, जबकि जड़ें या जो रूट्स है उनमें आप लोगों को कम देखने को मिलता है। आप लोग आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे एस्केंट ऑफ शेप, रसारोहण, जिसमें आप लोग पढ़ेंगे कुछ थ्योरिया दी गई है। उसके अंदर ये बताया गया है कि ओपी के मान के कारण से जो वाटर होता है वो जड़ों से पौधे के शीर्ष भाग तक पहुंचाया जाता है। तो जड़ों में ओपी का मान कम है और जड़ों से ऊपर की तरफ अपन पत्ती के भाग तक पहुंचेंगे तो वहां पर आप लोग देखेंगे कि धीरे धीरे ओपी का मान जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। और इसी मान के कारण से आप लोग देखेंगे कि जल का जो अवशोषण है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ओपी किसे कहेंगे? ओपी से रिलेटेड ये कुछ सेंटेंस जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। अब ओपी के बाद में आप लोगों को प्लांट वाटर रिलेशन के अंदर देखने को मिलेगा शब्द आएगा एक आपके पास में टीपी और एक आएगा डब्ल्यूपी। टीपी का मतलब
टर्गर प्रेशर और WP का मतलब वाल प्रेशर। अब टर्गर प्रेशर किसे कहेंगे, हिंदी में इसको बोलेंगे स्फीति दाब और इसको बोलेंगे भित्ति दाब। हाँ, टीपी की आप लोग बात करें तो आप लोग देखेंगे कि जब आपकी सेल के अंदर एंडो ओस्मोसिस का काम हो रहा है, जल जो है वो बाहर से कोशिका के अंदर इंटर कर रहा है, तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ये जो वाटर है वो प्लांट की वैक्यूल्स के अंदर स्टोर होता है और वैक्यूल के अंदर स्टोर होने से वैक्यूल का साइज बढ़ रहा है और ये वैक्यूल क्या करेगी, साइटोप्लाज्म पर दबाव लगाएगी और साइटोप्लाज्म जो है वो किस पर दबाव लगाएगा, आपकी सेल मेम्ब्रेन पर दबाव लगाएगा। तो सेल मेम्ब्रेन पर जो दबाव लग रहा है उस दबाव को क्या कहेंगे, टर्गर प्रेशर स्फीति दाब। पानी के स्टोर होने के कारण से साइटोप्लाज्म के द्वारा सेल मेम्ब्रेन पर जो दाब लग रहा है वो दाब आपका क्या है, टर्गर प्रेशर के नाम से जाना जाता है। वहीं अपन कहें वाल प्रेशर, अब आप लोग देख रहे हैं कि जब टीपी लग रहा है तो सेल मेम्ब्रेन पर खिंचाव उत्पन्न हो रहा है, तो यहां पर आप लोग देखेंगे कि सेल वाल के द्वारा एक टीपी के विरुद्ध दाब जो है वो लगाया जा रहा है जो कि संतुलन बनाने का काम कर रहा है। इस दाब को अपन क्या कहेंगे, वाल प्रेशर या भित्ति दाब। यानी कि आप लोग देखेंगे ये आपकी सेल है और ये सेल की आपकी जो सेल वाल जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रही है। यहां पर आपने देखा कि टीपी के कारण से इस साइड में फोर्स लग रहा है सेल मेम्ब्रेन पर, और दूसरा आप लोग देख रहे हैं कि इसी टीपी के अगेंस्ट में एक फोर्स लग रहा है जो कि संतुलन बनाने का काम कर रहा है, जिसको अपन क्या कह रहे हैं, वाल प्रेशर। और इसके अंदर पानी जो भरा जाता है सेल के अंदर वो टोटल कितना होगा, आप लोग देखेंगे कि डीपीडी आपने कहा है, डीपीडी के बारे में अपन ने कहा था कि जल हमेशा कम डीपीडी से अधिक डीपीडी की ओर गमन करता है और डीपीडी के कारण ही जल जो है वो कोशिका में आप लोगों को प्रविष्ट जो है वो देखने को मिलेगा। टोटल कितना वाटर होगा वो सारा का सारा आपका ओपी के रूप में रिप्रेजेंट होगा। तो ये सारा का सारा आपने पढ़ा, टीपी क्या होगा, डब्ल्यूपी क्या होगा, डीपीडी के बारे में भी पढ़ा हुआ है। और डीपीडी के बारे में अपन ने एक फॉर्मूला देखा था, डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। इस फॉर्मूला के माध्यम से अपन प्लांट की जो सेल्स है उनके बीच में रिलेशन देखेंगे। तो यहां पर आप लोगों को दो बातें और ध्यान रखनी पड़ेगी कि टीपी के अंदर आप लोग देखेंगे कि जो टर्जिड सेल होती है, पूर्णतया स्फीत कोशिका, उसमें जो टीपी का मान होता है वो हमेशा ओपी के बराबर होता है। यानी कि टीपी हमेशा ओपी के बराबर होती है पूर्णतया स्फीत कोशिका में। वही बात करें अपन फ्लैसिड सेल, सल्त कोशिका, यहां पर आप लोग देखेंगे कि फ्लैसिड सेल के अंदर जो आपका टीपी का मान होता है वो 0 होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो पानी जो है कोशिका के अंदर इंटर नहीं करेगा, और इंटर नहीं करेगा तो ट्रिगर प्रेशर जो है वो आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। दूसरी बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है वाल प्रेशर में कि टीपी जो होता है वो हमेशा डब्ल्यूपी जो होता है वो हमेशा टीपी के बराबर होता है। यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि टीपी को संतुलन करने के लिए डब्ल्यूपी लग रहा है, तो टीपी का मान हमेशा डब्ल्यूपी के बराबर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब अपन बात करते हैं इसका रिलेशन जो है वो किस तरह से अपने को देखने को मिलेगा। आपका फॉर्मूला है डीपीडी के बारे में अपन ने पढ़ा हुआ है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट, विसरण दाब में जो कमी आ जाती है वो क्या कहलाता है, आपका विसरण दाब न्यूनता। डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी, ये पढ़ना है। फर्स्ट नंबर आप लोगों को देखने को मिलेगा टर्जिड सेल की बात करें अपन, पूर्णतया स्फीत कोशिका। और पूर्णतया स्फीत कोशिका में आपने क्या कहा है कि पूर्णतया स्फीत कोशिका में टीपी बराबर ओपी होता है।
तो इसी फॉर्मूला को यहां पर रखें, ओपी और टीपी जो है वो बराबर हो गए, तो डीपीडी बराबर क्या हो गया, 0। यानी कि कोशिका के अंदर आपके और ज्यादा पानी की मांग जो है वो नहीं देखने को मिलती है, किसके अंदर, टर्जिड सेल, या जिसको अपन स्फीत कोशिका कहते हैं। दूसरा आप लोग देखेंगे फ्लैसिड सेल, जिसको अपन बोलते हैं सल्थ कोशिका। इस कोशिका के अंदर क्या है, पानी जो है वो नहीं है। तो यहां पर आप लोगों ने पढ़ा है कि फ्लैसिड सेल के अंदर क्या होता है, टीपी बराबर 0 होता है। तो इस फॉर्मूला से अपन देखें तो यहां पर फ्लैसिड सेल के लिए क्या आ गया, डीपीडी बराबर ओपी जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये सारा का सारा आपका टर्जिड सेल के लिए क्या होगा, फ्लैसिड सेल के लिए क्या होगा। या अपन बात करें पार्शियली टर्जिड सेल, आंशिक रूप से स्फीत कोशिका की अपन बात करें, और आंशिक रूप से स्फीत कोशिका होगी, इसका मतलब कि वहां पर आप लोग देखेंगे कि टीपी का मान थोड़ा कम देखने को मिलेगा। मान लीजिए कि अपन मान ले कि टीपी का मान जो है वो आप लोगों को 10 है और ओपी का मान आप लोगों को 20 देखने को मिले, तो यहां पर इस फॉर्मूला से ये हो जाएगा आपका डीपीडी बराबर 10 माइनस 20, सॉरी 20 माइनस 10, तो डीपीडी बराबर क्या हो गया, यानी कि यहां पर आपको पानी की मांग जो है वो थोड़ी देखने को मिलेगी, किसमें, आंशिक रूप से जो स्फीत कोशिका है या पार्शियली जो टर्जिड सेल है उसके अंदर पानी की थोड़ी मांग जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। तो यहां से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि टर्जिड सेल के लिए डीपीडी, ओपी और टीपी में क्या रिलेशनशिप होती है, या फ्लैसिड सेल के लिए डीपीडी, ओपी और टीपी में क्या रिलेशनशिप होती है। तो इसको आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसके बाद में आप लोग आगे पढ़ेंगे, ये तो था आप लोगों का सारा ओस्मोसिस से रिलेटेड या आपका डीपीडी से रिलेटेड। नेक्स्ट आप लोगों का इसी में टॉपिक आप लोगों को देखने को मिलता है जल विभव, वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल किसे कहेंगे, क्या कुछ इसकी विशेषताएं होती है, इन सब की बात अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू।